2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ वो चुनाव लड़ चुके हैं और टिकट मिलने के बाद दिनेश सिंह ने कहा है कि कोई गांधी आएगा हार कर ही जाएगा, कोई भी गांधी आएगा। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी एक स्पेकुलेशन चल रहा है कि क्या रायबरेली से राहुल उतर सकते हैं। अब ये भी एक गणित चल रहा है कि राहुल रायबरेली चले जाएं वहां से, क्योंकि वो एक विनिंग सीट है, वहां से वो सोनिया गांधी जीती थी, वो सीट अपने खाते में आई हुई है और इसीलिए रायबरेली चले जाएं। ऐसी संभावना आपको लगती है विशाल जी हो सकती है कि रायबरेली से उतार दे राहुल गांधी को? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस है, उस कांग्रेस का अपना निर्णय होगा, वो कहीं से भी उतार सकते हैं, उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। लेकिन सवाल ये है सुचारिता जी कि जहां की सीट ने या जहां जिस क्षेत्र ने आपको पहचान दी, आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है, वहां पर अभी तक इस प्रकार का कंफ्यूजन क्यों है? तो उसका कारण जानती है क्या? उसका कारण ये है कि आपस में ही कंफ्यूजन है, अभी तय ही नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत, खास तौर से अमेठी की बात मैं जो है यहाँ पे कहना चाहूंगा, वहां पर जो स्मृति ईरानी जी ने काम किए हैं 5 साल जब वो हारी तब और 5 साल जीतने के बाद, वहां पर तो ये कंफर्मेशन हो गई है कि वहां पर और किसी की दाल नहीं गलने वाली। पहली बात। दूसरी बात, रायबरेली की बात कर लें जहां पे है, आप 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे और 2019 में बहुत नजदीक, उसमें 17% का इजाफा हुआ था। तो रायबरेली की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के झोली में खड़ी है। तो बात इसकी नहीं है, बात इसकी, हाँ मैं आपको डाटा बता रहा हूँ 2014 में जो वोट ऑफ परसेंटेज तो आप तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की एकमात्र सीट वहां से भी सफाया हो जाएगा, तो यूपी में कांग्रेस कहाँ है? कहाँ है यूपी में कांग्रेस? मैं कहता हूँ कंफ्यूजन है, कहीं नहीं है। कहाँ से रहेंगे आप बताइए? आप 5 साल चुनाव जीतते हैं तब वहां पर कोई काम नहीं करते हैं, 5 साल आप हारने के बाद वापस घूमकर जाते नहीं है, बाद में उत्तर दक्षिण की बात करते हैं। मुझे वैसे मैनपुरी पे भी डिस्कशन करना है, बड़ी इंटरेस्टिंग सीट अब मैनपुरी की है और वहां पर ये जनता है आपको जो सिंहासन पर बैठाती है, ये वही जनता है जो सिंहासन से उतारना भी जानती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। बिल्कुल सही बात तो वो जनता वहां की है, देख लिया है उसने कि क्या क्या काम। मैं भाटी जी के पास जाऊं, उससे पहले अनुज जी के पास जा रही हूं। अनुज जी, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई 14 में जब आई स्मृति ईरानी वो हार गई, लेकिन उसके बाद वो डटी रही। वो डटी रहने की वजह से ही उन्होंने 19 में वो चुनाव जीत पाई। तो वो डटे रहने वाला जो एक तरीका है कि भाई आप सीट हार भी जा रहे हैं लेकिन आप जनता के बीच रह रहे हैं, तो जनता आपको वापस अपने बीच खींच लेती है। वो नहीं हुआ है, वो वायनाड चले गए। अब स्मृति ईरानी उस पर तंज कस रही है कि तो अपने अब वायनाड को अपना घर मानते हैं, अमेठी इनका नहीं। देखिए, वो तो पूरे देश को अपना घर मानते हैं। ये तो देश को बांटने का काम तो सोच इनकी है। उत्तर दक्षिण की राजनीति आपके नेता करते हैं। बोलने दीजिए। ये बांटने की सोच उनकी। हमने तो नहीं प्रश्न उठाया कि गुजरात छोड़ करके वाराणसी से क्यों लड़ने आ गए साहब चुनाव। पूरा देश है, पूरा देश अखंड देश है, आप कहीं से भी कोई भी लड़ सकते हो, हमारा संविधान इस बात की आजादी देता है। लेकिन उस पर प्रश्न चिन्ह वही लगाएंगे जिसके मानसिकता में कहीं ना कहीं देश को खंड खंड करके बांटने की जिनकी सोच होगी। राहुल जी ने तो वायनाड भी अपना देश बताया, पूरी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की और मणिपुर से लेकर के मुंबई तक की, उन्होंने तो हर क्षेत्र को अपना बताया। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमें सबको जोड़ना है, ये बांटने वाली राजनीति बंद करनी है। दूसरी बात, जो भी इनके जो रायबरेली से जो दिनेश प्रताप सिंह अभी डिक्लेयर हुए हैं, ये ही बात उन्होंने, यही लाइन उन्होंने 2019 के चुनाव में भी कही थी और 2,80,000 वोटों से वहां से हारे थे, जिनको ये कह रहे हैं 17% वोट बढ़ गया उनका। 2,80,000 वोटों से वहां से हार के आए और विडंबना देखिए भारतीय जनता पार्टी की कि 5 सालों में उनको वहां से कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं मिल पाया, फिर वहीं उनको हारने के लिए उतार दिया है। जो भी लड़ेगा वहां से, रायबरेली की जनता, अमेठी की जनता निश्चित तौर पर भावनात्मक तौर से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। 5 साल के लिए उन्होंने अमेठी में एक्सपेरिमेंट करके देखा, जिसमें अपने आप को उन्होंने ठगा हुआ महसूस किया। हम स्टूडियो में बैठ करके कुछ भी बोल रहे हैं, आप जनता से जाके पूछिए, नहीं, मैं आपकी पूरी बात मान रही हूं। खेमे से हटके जनता के बीच जाएं, गांव में जाएं, पता चल जाएगा। आपकी बात से, आपकी जो बात है मैं उसको पूरी तरह से मान रही हूँ। आप कह रही है जनता का उनसे एक जुड़ाव है, जनता के बीच वो हमेशा एक कनेक्ट रहा है। तो जो जनता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बुला रही है, बोल रही है कि आप आइए यहाँ, उस जनता को तो उन्होंने एक तरह से ठग दिया, वो वहां से चले गए। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। अभी भी नामांकन कब है? नामांकन की तारीख कब है अनुज जी? कल आखिरी तारीख है और अभी तक कांग्रेस में सन्नाटा है। कल का दिन सन्नाटा है कि नहीं है? नाम ऐलान हो गया? नहीं, नाम ऐलान हो जाएगा, आज ही होगा निश्चित तौर पर। आज तो करना ही पड़ेगा। आज के अलावा कोई चॉइस है क्या? बड़ी पार्टियों के ज्यादातर आखिरी समय में कैंडिडेट्स अक्सर डिक्लेयर होते हैं। अच्छा, पार्टी मंथन कर रही है,
चिंतन कर रही है, उसमें बैठकर क्या निर्णय हो जाएगा। और चाहते हैं वहां पर अच्छा कैंडिडेट, मजबूत क्या कैंडिडेट ये आए। इतना सामान्य है जितना आप बना रहे हैं कि लास्ट मिनट कैंडिडेट होता है, इतना सामान्य है क्या ये? अनुज जी, हो जाता है इतना सामान्य जी, है। हो जाता है, अक्सर होता है। अच्छा। आप बीजेपी का ही देख लीजिए, उन्होंने उनको 5 साल बाद भी वही पिछले 5 साल पहले वाला जो कैंडिडेट जिसकी 2,80,000 से आ रहा था, अभी एक घंटा पहले डिक्लेयर मुझे ये लगता है कि किसी भी पार्टी के काडर को मोबिलाइज करने के लिए अगर बड़ा नेता उतरता है तो अगर उसके नाम का ऐलान पहले होगा तो उससे काडर मोबिलाइज होता है। ये मेरी आपकी सोची सोच सी हो समझ सकती है, लेकिन राजनीतिक दलों को समझ ना हो, मुझे लगता है आपको ज्यादा राजनीतिक दलों समझ है, ये शायद आप ये बात भी सही हो कि लास्ट मिनट उतारा जाए तो काडर मोबिलाइज होता है, ये शायद बेटर होता हो, मुझे नहीं पता। राजनीतिक दलों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये वो राजनीति वो कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूं, बैठ के आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप राजनीति नहीं कर स्टूडियो में बैठकर एंकरिंग करती हूं, हम तो नहीं प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि आखिरी समय में क्यों आखिर हुई और आपने कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं मिला। पिछली बार हमने तो नहीं अपने साथी भी सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ बीजेपी नहीं उठा रही है। अनुज जी, हमने तो नहीं प्रश्न उठाया कि मुरली मनोहर जोशी जी की टिकट काट के क्यों आप गुजरात से आकर के वहां से लड़ गए। किसी ने तो प्रश्न नहीं उठाया कि अडवाणी जी को कहां बैठा दिया। सर अब आप खींच रहे हैं बात, ये तो निर्णय राजनीतिक दलों का है। जो बीजेपी का निर्णय था वो उन्होंने किया, जो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है वो कांग्रेस पार्टी लेगी। हो गया, बात को खींच रहे हैं अब आप। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि राहुल गांधी भाई आपके बगल में बैठे भाटी जी ने कहा कि पहले से ऐलान हो रहा है, तो मैं आपको कह रही हूँ सारी पार्टियां चाहती है ये जो हो रहा है, ये सब जान रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ना पार्टी डिसीजन ले पा रही है। वहां पे जयराम रमेश भी बोल रहे हैं, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोल रहे हैं कि भाई हमने तो बोल दिया, वो दोनों डिसाइड करेंगे, यानी वो दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया है कि वो उन्हें लड़ना है कि नहीं लड़ना है। दूसरी बात, मैं मैनपुरी पर एक बार आना चाहती हूँ। भाटी जी जरा मैनपुरी पर चर्चा कर लेते, क्योंकि मैनपुरी तो सपा का, जैसा मैंने कहा, गढ़ रहा है। वहां पर बीजेपी ने अभी तक खाता नहीं खोला कभी, और वहां पर कांग्रेस के लिए भी वो इंतजार कर रही है कि कभी, मुझे लगता है तकरीबन 40 साल पहले उनकी सीट वहां से जीती होगी, नहीं खोल पाए वो। आप लोगों के लिए आज जो तस्वीरें आई, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। ये जो तस्वीरें आज आई हैं वो बुलडोजर की सलामी मैनपुरी में मिली है योगी आदित्यनाथ को, भारी भीड़ थी। ये उस जो आपकी पारिवारिक सीट में से कहती हूँ, क्योंकि नेताजी बहुत समय तक वहां पर सांसद रहे, 5 बार वहां के सांसद रहे। ये सीट क्या इस बार आपको लग रहा है यहाँ चुनौती है? भाटी जी, मैनपुरी डिम्पल यादव कम से कम 3-3.5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। अच्छा। ये जो योगी आदित्यनाथ जी की जो रोड शो दिखाया जा रहा है, हाँ, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भीड़ जुटाना उनके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। अखिलेश यादव जिस लोकसभा क्षेत्र में भी निकल जाते हैं, इससे ज़्यादा भीड़ तो वहाँ हो जाती है जहाँ सड़क पर लोग खड़े मिलते हैं। मैनपुरी में कहीं कोई संदेह, मैनपुरी कन्नौज हम बहुत बढ़िया वोटों से जीत रहे हैं। और मैनपुरी में नेताजी के प्रति लोगों की भावना इस कदर है कि उनका भक्ति भाव लोगों के अंदर है। नहीं, वो कोई चांस ही नहीं कहीं पे भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में भी नहीं आ पाएगी। बहुत एक तरफा जीत होगी डिम्पल यादव की। जफर साहब वो कह रहे हैं एक तरफा जीत है, और वो कह रहे हैं कि जहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे वो भीड़ जुटाना मुश्किल नहीं होता है, तो ये पॉपुलैरिटी वाली भीड़ नहीं है। और अगर हम भीड़ को कोई मापदंड माने जीत या हार, जफर साहब देखिए शायद ये मुलायम सिंह यादव जी के समय तक कहीं ना कहीं ये सीट सुरक्षित रहती थी, मैं मानता हूँ इस बात को, और उस पर सपा के लीडर जीतते भी थे। लेकिन अब वो वक्त ख़त्म हो गया, हालात बदल गए हैं, जनता की आंखें खुल गई हैं, और परिवारवाद वाली पार्टियों को जनता ने पहचान लिया है। शायद ये जो उसी सपने में से, उस सपनों से बाहर नहीं आए कि भाई हम ये सीट हम बराबर जीतते रहेंगे। जनता ने मन बदल लिया है। जनता ने ज़रूर इनको आशीर्वाद दिया है, लेकिन उस आशीर्वाद का इन्होंने दुरुपयोग किया है, और इसलिए जनता ने अब मन बना लिया है कि अब एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को और उसके मुखिया को आशीर्वाद देंगे जिसने देश हित में और जनहित में काम किया है। ठीक है, परिवार हित में नहीं काम किया है, बल्कि जनहित में काम किया है। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार नील बटा सन्नाटा, भाटी जी के घर में भी सन्नाटा, रखो उम्मीद पे दुनिया कायम है। राहुल जी के घर में भी सन्नाटा है। संबोधित भी हर बार कर रहे हैं, ये अभी थोड़े दिन पहले उपचुनाव हुआ है, बीजेपी के केंद्र के कई मंत्री, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, तमाम 40 विधायक और दर्जनों मंत्री मैनपुरी में पड़े रहे। रिजल्ट क्या हुआ?
3 लाख के करीब वोटों से जीते डिंपल यादव। ठीक है, ये और अब योगी आदित्यनाथ जी का और मोदी जी का चेहरा देख के लोगों के अंदर एक भावना अरे आती भाई, है कह तो रहा- कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने चंदे के भाई- लिए हमें एक ऐसी वैक्सीन दी जिससे मौत हो रही है। अब मोदी जी योगी जी को देखते लोगों के देखिए, अंदर ये भाव आता है। ये पारिवारिक गढ़ रहे, पार्टियों के गढ़ रहे हैं, और इन गढ़ों में अगर इस बार उलटफेर होता है तो वो संकेत क्या होंगे ये देखना होगा। लेकिन अभी समय है, चुनाव प्रचार चल रहा है, यहाँ पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, थोड़ा इंतजार और करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।